हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज के वीडियो के अंदर हम जो मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट है उसकी थर्ड यूनिट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर मेन हमें जो कॉलिनर्जिक सिस्टम है उसके बारे में पढ़ना है। कॉलिनर्जिक सिस्टम क्या होता है? ऐसी ड्रग्स जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करती है वो कॉलिनर्जिक सिस्टम के अंदर आती हैं। तो इसके अंदर जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वही कंटिन्यू होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, दो पार्ट्स आते हैं। एक तो आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर जो ड्रग्स एक्ट करती थी, सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स एंड सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स, वो हम सेकेंड यूनिट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके अलावा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर ड्रग्स एक्ट करती है, मतलब पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स एंड पैरासिम्पैथोलाइटिक्स, या फिर ये कहें कॉलिनर्जिक एगोनिस्ट एंड कॉलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, उन ड्रग्स के बारे में जो है वो हम थर्ड यूनिट के अंदर कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है कॉलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स। ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग पर फॉर्म होते हैं या फिर रिलीज होते हैं, उन्हें जो है सिंपली कॉलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होता है? जनरली ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो क्या होता है, किसी भी न्यूरॉन की जो नर्व एंडिंग होती है वहाँ से रिलीज होते हैं, एंड ये क्या करते हैं कि जो नर्व इम्पल्स होती है उसे ट्रांसमिट करने में मदद करते हैं। जैसे नर्व इम्पल्स की मदद से जो मैसेज है वो एक नर्व से दूसरी नर्व के अंदर ट्रांसमिट होता है, तो उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कॉलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हो गए? ये ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग, मतलब जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके जो न्यूरॉन्स हैं उसकी नर्व एंडिंग से रिलीज होते हैं या फिर वहाँ पर फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब कॉलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर आता है या फिर एक जो इसके अंदर मेन न्यूरोट्रांसमीटर आता है वो आता है एसिटाइलकोलिन। ठीक है, एसिटाइलकोलिन जो है ये मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि पोस्ट गैंग्लियोनिक सिनेप्सिस जो होते हैं कॉलिनर्जिक या फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग के, वहाँ पर ये बनते हैं। ठीक है, तो एसिटाइलकोलिन जो है ये मेजर न्यूरोट्रांसमीटर हो गया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का या फिर कॉलिनर्जिक सिस्टम का। एंड इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है: CH3COO CH2 CH2N प्लस CH3 CH3 CH3। ठीक है, ये है एसिटाइलकोलिन का स्ट्रक्चर। ना इसके बाद में हमें नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करना है वो है बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइलकोलिन। मतलब जो एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, इसका बायोसिंथेसिस मतलब ये सिंथेसाइज किस तरीके से होता है, ये बनता किस तरीके से, एंड इसका कैटाबॉलिज्म जो है वो किस तरीके से होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इसका बायोसिंथेसिस जो है वो किस तरीके से होता है। एसिटाइलकोलिन होता क्या है? ये एसिटिक एसिड एस्टर होता है कोलिन का। ठीक है, तो अब इसका बायोसिंथेसिस किस तरीके से होगा? कॉलिनर्जिक न्यूरॉन्स के द्वारा इसका सिंथेसिस जो है वो होता है। सबसे पहले क्या होता है, कोलिन जो है वो लिवर के अंदर सिंथेसाइज होता है सेरीन एंड इथेनॉलमीन की मदद से, एंड देन उसके बाद में वो नर्व टर्मिनल के पास चला जाता है कोलिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से, एंड फाइनली जो है एसिटाइलकोलिन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है OH CH2 CHNH2 COOH, ये सेरीन का स्ट्रक्चर है। जब इसके ऊपर सेरीन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करता है तो इसमें से क्या होता है, CO2 जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है, जिससे हमारे पास इथेनॉल अमीन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ये जो है इथेनॉल अमीन है OH CH2 CH2 NH2। अब इथेनॉल अमीन के ऊपर जब S एडिनोसिल मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम एक्ट करता है तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर 3 CH3 ग्रुप जो है इस स्ट्रक्चर के ऊपर जुड़ जाते हैं, एंड हमारे पास कोलिन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो है ये कोलिन का स्ट्रक्चर है OH CH2 CH2N प्लस CH3 CH3 CH3। ठीक है, अब जब कोलिन के ऊपर एसिटाइल को एंजाइम A को एक्ट करवाया जाता है, ये जो है ये एसिटाइल को एंजाइम A है CH3CO एंड यहाँ पर SCOA। ठीक है, ये है एसिटाइल को एंजाइम A। तो जब कोलिन के साथ में एसिटाइल कोएंजाइम A को हम एक्ट करवाते हैं एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो फाइनली जो है एसिटाइल कोलिन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो है ये एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर है CH3COO CH2 CH2N प्लस CH3 CH3 CH3। ठीक है, तो सिंपली क्या होता है कि सबसे पहले कोलिन जो है ये लिवर के अंदर सेरीन एंड इथेनॉल अमीन की मदद से सिंथेसाइज होता है, जो कि कोलिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा अपटेक कर लिया जाता है, एंड फाइनली क्या होता है उससे एसिटाइल कोलिन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सेरीन से इथेनॉल अमीन बनता है, इथेनॉल अमीन से कोलिन बनता है, देन इसके ऊपर एसिटाइल कोएंजाइम में रिएक्ट करता है, तो फाइनली एसिटाइल कोलिन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से जो है एसिटाइल कोलिन का बायोसिंथेसिस होता है।
नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन का कैटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है। सिंपली क्या होता है, कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम जो है वो एसिटाइल कोलिन के ऊपर एक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एसिटाइल कोलिन जो है वो कोलिन एंड एसिटिक एसिड के अंदर टूट जाता है। तो जो फ्री एसिटाइल कोलिन है वो सिंपली हाइड्रोलाइज हो जाता है कोलिन एंड एसिटिक एसिड के अंदर। एंजाइम जो है यहाँ पर कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम या फिर इसका दूसरा नाम है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम फ्री एसिटाइल कोलिन के ऊपर एक्ट करके एसिटाइल कोलिन को कोलिन एंड एसिटिक एसिड के अंदर तोड़ देता है। तो इस तरीके से जो इसका कैटाबॉलिज्म होता है, ये जो है ये एसिटाइल कोलिन है, इसके ऊपर जब कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम या फिर एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम एक्ट करता है तो उससे ये जो है कोलिन एंड एसिटिक एसिड के अंदर टूट जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के अंदर कौन कौन से रिसेप्टर्स आते हैं, उनका बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, एंड उन रिसेप्टर्स के यूजेस क्या क्या हैं, मतलब उनके ऊपर ड्रग बाइंड होकर के क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, वो सारी चीज़ें जो है हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं। ये वो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स या फिर ड्रग्स को अपने साथ बाइंड करते हैं, फाइनली कोई भी एक्शन या फिर रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर या फिर कोलिनर्जिक ड्रग्स बाइंड होती हैं एंड फाइनली अपना एक्शन या फिर रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, अब जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट आते हैं मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स एंड सेकंड आते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स। मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स जो है इन्हें हम एम रिसेप्टर्स भी कहते हैं एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो है इन्हें हम एन रिसेप्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स जो है ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं। हमने फार्माकोलॉजी के अंदर डिस्कस करे थे अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स, तो उसके अंदर से मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स जो हैं ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, एंड जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं ये होते हैं आयन चैनल रिसेप्टर्स। नाउ जो मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स होते हैं इन्हें मस्कैरेनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है मस्कैरिन के जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। एंड जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं इन्हें निकोटिनिक रिसेप्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये निकोटीन के जैसा इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब जो मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स होते हैं 5 टाइप्स के होते हैं, M1, M2, M3, M4 एंड M5। एंड जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, N, M एंड NN। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली हमने ये देख लिया कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते क्या हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, दोनों टाइप के रिसेप्टर्स के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो भी हम लोगों ने देख लिया। अगर ये क्वेश्चन सिंपली 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है तो हम लोग ये पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ हम लोग देखते हैं कि जो ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स है वो हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड इनके ऊपर ड्रग बाइंड होकर के क्या क्या इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स की। इनके अंदर हमने देखा था कि ये 5 टाइप्स के होते हैं, M1, M2, M3, M4 एंड M5। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो M1 रिसेप्टर्स है वो हमारी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हिप्पोकैम्पस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्ट्राइटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंट्रिक नर्व्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन सारी जगहों पर जो M1 रिसेप्टर है, M1 मस्कैरेनिक रिसेप्टर है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ना इसके यूजेस क्या होंगे, M1 रिसेप्टर जो ये एसोसिएटेड होता है मेमोरी से, मतलब चीज़ों को याद रखने के लिए, एंड लर्निंग मतलब चीज़ों को सीखने के लिए, एंड एल्जाइमर्स डिजीज़ के अंदर भी क्या होता है, जो ड्रग्स दी जाती हैं वो इसी रिसेप्टर से बाइंड होकर के इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, ना जो M2 रिसेप्टर है मेनली हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है एंड इसके यूजेस क्या आएंगे, ये क्या करता है, स्मूथ मसल्स जो होती है उनके कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं M3 रिसेप्टर्स, ये जो है स्मूथ मसल्स के अंदर एंड ग्लैंड्स के अंदर जो है ये प्रेजेंट होते हैं एंड ये करते क्या हैं, स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करते हैं एंड जो ग्लैंड्स होते हैं उनके सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं M4 रिसेप्टर्स, ये प्रेजेंट होते हैं स्ट्राइटम एंड बेसल फोरब्रेन के अंदर। नाउ जो M4 रिसेप्टर्स हैं इनके यूजेस क्या होंगे, इनका स्मूथ मसल एंड सिक्रेटरी ग्लैंड के अंदर एक्टिवेशन की वजह से क्या होता है कि जो पोटेशियम एंड कैल्शियम चैनल्स होते हैं उनका इनहिबिशन जो है ये रिसेप्टर कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं M5 रिसेप्टर्स, ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड इनका यूज़ ये रहता है कि ये डोपामाइन रिलीज जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर उसे रेगुलेट करते हैं। सो ये जो थे ये थे कंप्लीट मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स के बारे में। नाउ जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, NM एंड NN।
NM का क्या मतलब होता है, ये मसल टाइप निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं स्केलेटल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, एक न्यूरॉन एंड एक मसल के बीच में जो जंक्शन प्रेजेंट होता है उसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। तो जो NM रिसेप्टर्स होते हैं मतलब मसल टाइप निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, ये स्केलेटल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं। इनके यूजेस क्या होते हैं, ये स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन के अंदर मदद करते हैं एंड जो कैटायन की परमिएबिलिटी होती है, कैटायन जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनकी परमिएबिलिटी को ये इंक्रीज करता है। नेक्स्ट आते हैं एन रिसेप्टर्स। ये जो है ये न्यूरोनल टाइप निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं एड्रिनल मेडुलरी सेल्स के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, गैंग्लियोनिक सेल्स के अंदर एंड ब्रेन के अंदर। इन जगहों पर जो है एन टाइप के निकोटिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके यूजेस क्या होंगे, इसके यूज़ होते हैं डीपोलराइजेशन कॉज करना एंड कैटिकोल अमीन्स का सिक्रेशन जो है वो भी इन्हीं रिसेप्टर्स का फंक्शन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें आज जो भी टॉपिक्स डिस्कस करने थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने थर्ड यूनिट जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री की वो स्टार्ट की एंड इसके अंदर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर जो है कोलिनर्जिक ड्रग्स एक्ट करती हैं, ये चीज़ हम लोगों ने देखी। एंड जो ये ड्रग्स है कोलिनर्जिक ड्रग्स, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करती हैं। ठीक है, देन कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होता है वो हम लोगों ने जाना। देन बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है एसिटाइल कोलिन का, वो हम लोगों ने डिस्कस करा। एंड देन कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, उनका हमारी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करी हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।